नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में 19 तारीख को पशुपति पारस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। जी हां, मंगलवार को पशुपति पारस और उनकी पार्टी द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिस निर्णय के चलते बिहार की सियासत पूरी तरह से हिलती हुई नजर आई। दरअसल पशुपति पारस लंबे समय से एनडीए गठबंधन से अलग होकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात तो कर ही रहे थे और 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने की बात भी कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर इस चीज का ऐलान कर दिया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस अपनी पार्टी के 243 प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में अकेले लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन से किनारा पशुपति पारस ने कर लिया है और उसके बाद से बिहार की राजनीति और एनडीए गठबंधन के अंदर सियासी हलचल मचती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यहां पर ये उठते हैं कि क्या पशुपति पारस अकेले के दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोकने जो चले हैं, क्या उसका परिणाम उनके अनुरूप आता हुआ नजर आएगा? क्या पशुपति पारस की पार्टी इन विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी? क्या आरजेडी जेडीयू के लिए एक बड़ा फैक्टर, या यूं कहें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा फैक्टर पशुपति पारस बनते हुए नजर आएंगे? तमाम वो सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में पशुपति पारस को लेकर उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब यहां पर देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं पशुपति पारस का अचानक ये ऐलान कर देना कि अब बिहार के विधानसभा चुनाव में यानी 2025 में होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी? कितना इंपैक्ट यहां पर एनडीए गठबंधन पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि खुद कंफ्यूज नजर आ रहे थे पशुपति पारस। आपने देखा कुछ समय पहले दिल्ली पहुंचते हैं, यहाँ पर अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है। इससे पहले वो दिलीप जायसवाल से मुलाकात करते हैं, जो बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और उसके बाद ये लगने लगा कि यहाँ हो सकता है कोई बड़ी भूमिका में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पशुपति पारस नजर आ जाए, क्योंकि पहले ये खबर भी लगातार चर्चाओं में थी कि बीजेपी उनको अपने साथ रखेगी और एक तरीके से उनको कहीं का राज्यपाल या कोई बड़ा ओहदा देकर कहीं ना कहीं उनको अपने साथ जोड़े रखेगी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि ऑफिस को लेकर लगातार लड़ाई थी और उसके ऊपर चिराग पासवान की पार्टी का कब्जा हो जाता है और फिर पशुपति पारस बेहद नाराज होते हैं। बाकायदा उनकी मीटिंग होती है और मीटिंग में फैसला किया जाता है कि भाई हम अब एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, और इसके बाद जो है नाराजगी देखने को मिलती है पूरी तरीके से। चिराग पासवान निकल के सामने आते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमारे चाचा तो कभी हमारे साथ थे ही नहीं, यानी कि एनडीए का हिस्सा वो थे नहीं, तो ऐसे में आना जाना क्या बात कर रहे हैं, वो समझ से परे की बात है। यानी एक तरीके से कोई अहमियत देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं पशुपति पारस को कि वो जाएं या रहें एनडीए कुनबे को, या खुद उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखिए मनीष, आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, कड़ी कड़ी जोड़कर ही आप एक जंजीर बनाते हो, लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर बीजेपी का रुख नजर आ रहा है, एनडीए कुनबे का रुख नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर हो सकता है कि बीजेपी को कहीं इसका नुकसान ना उठाना पड़ जाए। देखिए, दो बातें समझने का प्रयास करिए कि दोनों ही यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों एक ही समुदाय की समाज की राजनीति करते हैं, दलित वोट बैंक को रिझाने का काम करते हैं, और यहाँ पर पशुपति पारस जो हैं वो चिराग पासवान के चाचा हैं, यानी बाप तुल्य कहने के समझ सकते हैं। उनके पिता के साथ, अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने राजनीति की है और राजनीति की तमाम सीख बिहार के अंदर उन्होंने अपने भाई के साथ सीख कर कहीं ना कहीं एक तजुर्बा हासिल किया है, और उस तजुर्बे के आधार पर आप ये मानकर चलिए कि उनके पास भी कहीं ना कहीं एक मजबूत ठोस जो जनाधार है वो मौजूद है। इसी नाते लगातार एनडीए से वो सीटों की मांग कर रहे थे। पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर हमारी बात एनडीए से नहीं बन पाई तो 243 सीटों या जितनी भी बिहार की विधानसभा की सीटें हैं सब पर हम लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये उनको भी पता है कि पूरे बिहार में तो उनका कोई जनाधार है नहीं, लेकिन जिन जिन सीटों के ऊपर है उन सीटों पर जरूर वो अपनी जोर आजमाइश करेंगे। आपने देखा कि शुरुआत से हाजीपुर सीट के ऊपर लगातार वो बात करते रहे कि मुझे मिलनी चाहिए, और आखिर में 5 सीटें बीजेपी ने चिराग पासवान को दे दी, एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी। तो उनको पता है कहाँ कहाँ पे उनकी ताकत है, कहाँ पर उनको अपने आप को जोरदार तरीके से जो है सामने लेकर आना है। और पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद भी रहे हैं, पॉलिटिकल जानकार भी पूरी तरह से माने जाते हैं बिहार की राजनीति के। तो ऐसे में कई तरह के सवाल ये उभर के सामने आ गए कि अगर पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में यहाँ पर शामिल हो जाते हैं तो
इंडिया गठबंधन को भी जो दलित चेहरे हैं पशुपति पारस एक बड़े चेहरे के रूप में मिल जाएंगे। और यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी पहले ही लगातार बड़े जी कह सकते हैं स्केल पे जाकर बिहार को साधने का प्रयास कर रही है। मुकेश सहनी भी उनके साथ हैं। हालांकि मुकेश सहनी अब जिस तरह के सुर दिखा रहे हैं, हो सकता है कि वो साथ ना भी रहें, लेकिन अगर पशुपति पारस की यहाँ पर एंट्री हो जाती है तो एक दलित चेहरा जो है इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। और जाहिर बात है कि 8-9 महीने के बाद जो चुनाव बिहार में है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन अपना मजबूत दावा पेश कर सकता है, मजबूती के साथ चुनाव में जा सकता है। वहीं अगर एनडीए कुनबे की बात करें तो जो ताकत अभी नजर आती है वो ताकत कहीं ना कहीं घटती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस नहीं उतरे, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा जो वोट कटेगा वो चिराग पासवान का कटता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो वैसे में विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस उतरेंगे तो चिराग पासवान की पार्टी का वोट बैंक उनकी तरफ खींचता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में दोनों ही चेहरे एक ही तरह की राजनीति करते हैं, एक ही मुद्दे पर लड़ते हुए नजर आते हैं और एक ही समुदाय का यहाँ पर किसी न किसी तरह समर्थन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो पशुपति पारस की हम जब बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है कि पहले जब पशुपति पारस एनडीए गठबंधन के साथ थे तो वो केंद्रीय मंत्री पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी बनाए गए, तो अब उनको एक भी सीट यहाँ पर ना देना और अचानक चिराग पासवान को यहाँ पर 5 सीटें दे देना, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन ने कोई चूक तो नहीं कर दी? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी की फितरत इस तरह की, आप देखिए बारंबार देखिए कि चाहे हम शिवसेना की बात करेंगे, जब उनसे गठबंधन खत्म होता है 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एनसीपी को देखिए कि सत्ता के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया, मध्य प्रदेश में आपने देखा कांग्रेस पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया, दुष्यंत चौटाला को आप देखिए उनको भी 2 हिस्सों में बांट दिया, मुकेश सहनी जिनके 4 आई थिंक एमएलए थे बिहार के चुनाव के बाद देखा गया, उनके 3 एमएलए अपनी तरफ कर लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी की फितरत रही है कि वो इस्तेमाल करती है, उसके बाद अगर उनको लगता है कि ये काम का नहीं है तो उससे अपने आप को किनारा कर लेती, या फिर उनके तमाम जो नेता हैं वो खुद के अंदर मिलाते हुए नजर आते हैं। यानी कि बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं, और ये बात चिराग पासवान बखूबी जानते हैं, क्योंकि उन दोनों को भी देखें चाचा भतीजे को तो 2020 से 21 के आसपास जो पशुपति पारस हैं वो अलग दल बना लेते हैं, यानी एलजेपीआर के एलजेपीआर बना लेते हैं, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाकर कहीं ना कहीं खुद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। बीजेपी भी तुरंत उनको बुलाती है कि भाई आप हमारे साथ आइए, और उनको बाकायदा मंत्री भी बनाती है। उस वक्त चिराग पासवान के पिता का जो बंगला था वो भी खाली कराया जाता है, उनका सामान रोड पर फेंक दिया जाता है, चिराग पासवान की आंख में नम उस समय दिखाई पड़ती हैं, और तमाम बयानबाजी वो भी करते हुए नजर आते हैं। खैर, इसके बाद फिर माहौल बदलता है, चिराग पासवान लगातार बीजेपी के संपर्क में आते हैं, फिर से हनुमान बनने का प्रयास करते हैं, हनुमान अपने आप कहलाते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। खैर, इन सब के बीच बड़ा उलटफेर उस वक्त देखने को मिला जब पशुपति पारस, जिनके हिस्से में लगभग मान के चला जा रहा था कि अगर दोनों के हिस्से में सीटें बांटी जाएंगी तो कम से कम 3-3 सीटें बांटी जाएंगी, और दोनों को कहीं ना कहीं बीजेपी साथ लेकर चलेगी, लेकिन एलजेपीआर के खाते में जो है एक तरीके से 5 सीटें आ जाती हैं, चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आ जाती हैं, वहीं आरएलजेपीआर के खाते में एक भी सीट नहीं आती, जिसके बाद लगातार ये कहा गया कि बीजेपी अपनी मंशा के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक चीज़ों को यूज़ करती हुई नजर आती है। और यहाँ पर जिस तरह से पशुपति पारस का उन्होंने हशर किया है, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान का भी कुछ ऐसा ही हशर होता हुआ दिखाई पड़े। और देखिए, बीच में खबरें भी लगातार उठी कि चिराग पासवान के 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है, और ये कहा गया कि जो ये पार्टी है ये कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ सकती है। तो ये फितरत है बीजेपी की, और यहाँ पर जिस तरह से चिराग पासवान चीज़ों को देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे हैं कि अगर ज़रा सी चूक हुई तो कहीं ना कहीं बीजेपी उन पर पलटवार करती हुई नजर आएगी, उनकी पार्टी के ऊपर कब्जा करती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए वो भी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में दिखाई देते हैं, कभी जेडीयू के पास जाते हैं, कभी कहते देख सकते हैं हम, कभी जो प्रशांत किशोर उनके संपर्क में नजर आते हैं। तो यहाँ उनके लिए भी इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर फिलहाल के वक्त को देखें तो मंत्री भी हैं, 5 सांसद भी उनकी पार्टी के, लेकिन आने वाला वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उनकी अहमियत इसी तरह की रहेगी, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा उस वक्त एलजेपीआर के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, चिराग पासवान के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, इसको लेकर सारी कहानी देखने वाली बात होगी। अगर यहाँ पर भी झारखंड की तरह उनको 1-2 सीटों का लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो बीजेपी के साथ नहीं चलेंगे, अपने आप को अलग थलग करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम चीज़ें जो आने वाले दिनों में
बिहार विधानसभा चुनाव जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे बनती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर क्या पशुपति पारस, क्या चिराग पासवान किन भूमिकाओं में दिखाई पड़ेंगे, ये देखना मेरे ख्याल से अहम होने वाला है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में चिराग पासवान की भूमिका क्या कुछ रह जाएगी बिहार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पशुपति पारस तो ऐलान कर चुके हैं अकेले के दम पर 243 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने का, लेकिन क्या चाचा भतीजे की जोड़ी में यहाँ एक बड़ी टक्कर देखी जाएगी, क्योंकि दोनों ही एक ही विचारधारा की यहाँ पर राजनीति करते हुए नजर आते हैं। बिहार की राजनीति में पशुपति पारस और चिराग पासवान एक समय में एक साथ कदम ताल मिलाकर चलते हुए नजर आए, लेकिन अब अचानक दोनों के बीच फूट पड़ जाने के कारण अब दोनों अलग थलग होते हुए नजर आए और एक दूसरे के खिलाफ यहां पर माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में किस तरह के समीकरण बनने वाले हैं देखना दिलचस्प होगा। पशुपति पारस क्या कुछ बड़े बदलाव यहां पर करते हुए नजर आएंगे, या उनके अकेले चुनाव लड़ने से एनडीए गठबंधन कितना प्रभावित होता हुआ नजर आएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।